स्टोन बेसिकली बनते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से जो बाहर अपन पानी अच्छे से पीते नहीं है तो बॉडी में जो सॉल्ट्स रहते हैं वो फ्लश आउट नहीं होते हैं। Okay. तो जो फ्लश आउट नहीं होते हैं तो वो अक्यूमुलेट होते जाते हैं कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन्स। तो बिकॉज ऑफ दैट अक्यूमुलेशन क्रिस्टल्स बन जाते हैं और उसको स्टोन्स बोलते हैं। किडनी तक दूरबीन से जाके उसका लेजर से स्टोन को तोड़ना, दैट इज RARS। पेन बिल्कुल नहीं रहता, इनफैक्ट RARS में कम पेन होता है PCNL से, क्योंकि हम PCNL में बाहर से स्किन को कट करके किडनी का कैप्सूल जाके फिर हम अंदर आते हैं। Okay. तो पेन वाइज क्योंकि हम RARS में कंप्लीटली जो नॉर्मल ल्यूमेन है, हमारा जो नॉर्मल पैसेज है यूरिन का, उसमें से जाके हम स्टोन तक पहुंच रहे हैं, तो उसमें पेन की रेट्स काफी कम है। स्टोन, पथरी। आज से कुछ दिनों पहले मेरा एक दोस्त मेरे पास दर्द से तड़पता हुआ आया। मैं उसे हॉस्पिटल के कैजुअलिटी में लेके गया, उसे छोड़ा और मैं बाहर निकल गया। 1 घंटे के बाद वापस आया, आकर के देखा तो वो वापस दर्द से तड़प ही रहा था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि इसे स्टोन है और इसे ऑपरेट करना पड़ेगा। मैं मेरे फ्रेंड के पास गया, मैंने कहा ऑपरेशन की जरूरत है तो इतना दर्द में तड़प रहा है, करवा क्यों नहीं लेता। तो बोले यार इतनी चीर फाड़ मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे बड़ा डर लगता है। तब मेरे दिमाग में एक चीज आई कि क्या जरूरी है कि इतना काट पीट के चीर फाड़ करके ही स्टोन या पथरी का इलाज किया जा सकता है? क्या कोई तरीका नहीं है? और जब मैं इस तरीके के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुआ तो उसी हॉस्पिटल में मुझे एक डॉक्टर से मिलना हुआ और उनसे मैंने पूछा कि सर क्या बिना सर्जरी के भी कोई उपाय है? तो उन्होंने एक टर्म मुझे बताया विच इज कॉल्ड एज RIRS, जो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया। और उसके बारे में मैं ज्यादा क्या बोलूं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे बीच में शैल्बी हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ईशान मर्चेंट हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। कैसे हैं सर आप? कैसे? बस बढ़िया। सर आपको याद होगा एक केस मैं आपके पास लेके आया था, मेरा फ्रेंड था, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, उसका पथरी का दर्द था उसको और आपने सजेस्ट किया था सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, बट उसने सर्जरी करवाई नहीं थी। फिर वापस जब मैं आपके पास आया तो आपने मुझे एक टर्म बताया कि आजकल बिना सर्जरी के या कुछ अलग तरह की सर्जरी होती है जिससे हम बिना चीरफाड़ किए ही पथरी को निकाल लेते हैं। तो सर आज इसी विषय में हमें आपसे बात करनी थी। एक टर्म आपने मुझे बताया था RIRS, तो क्या आज हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। तो सर सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि ये पथरी क्या होती है। मतलब अभी तो कई सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि स्टोन बेसिकली है क्या और ये होता क्या है, कैसे, क्या समस्या है ये? स्टोन बेसिकली बनते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से जो बाहर अपन पानी अच्छे से पीते नहीं है तो बॉडी में जो सॉल्ट्स रहते हैं वो फ्लश आउट नहीं होते हैं। Okay. तो जो फ्लश आउट नहीं होते हैं तो वो अक्यूमुलेट होते जाते हैं कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन्स। तो बिकॉज ऑफ दैट अक्यूमुलेशन क्रिस्टल्स बन जाते हैं और उसको स्टोन्स बोलते हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये जो कैल्शियम और ये सब यूरिक एसिड जो है ये सब हमारे किडनी में जमता है और उसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होता है। करेक्ट। ओके, तो सर ये इसमें जब मैंने आपसे डिस्कशन किया कि वो सर्जरी नहीं करवाना चाहता, देन यू सजेस्टेड अ टर्म RIRS और फिर उसने वो करवाया, उससे उसको काफी रिलीफ मिला था। तो RIRS क्या है सर? RARS का फुल फॉर्म है रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, Okay. जो कि पेशाब के रास्ते से माध्यम से जाके यूरेथ्रा से जाके हम किडनी तक दूरबीन से जाके उसका लेजर से स्टोन को तोड़ना, दैट इज RARS, रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। तो बेसिकली जो पहले हम पेट में एक चीरा लगाते थे और फिर उसके बाद हम उसको स्टोन को निकालते थे, अभी ये सब करने की जरूरत नहीं? अभी जरूरत नहीं है। पहले ओपन सर्जरीज होती थी, फिर आई PCNL जो से हम कमर से छेद करके हम किडनी तक जाते थे। यस। वो भी अभी जरूरत नहीं है। अच्छा। 1.5 सेंटीमीटर तक अगर स्टोन का साइज है किडनी में तो हम पेशाब के रास्ते से जाके दूरबीन से किडनी तक जाके हम उसका कंप्लीटली एंडोस्कोपिकली बिना एक्सटर्नल चीरा मारे, चीर फाड़ करके ये पूरा दूरबीन से ये सर्जरी पॉसिबल है। तो सर ये सेफ है क्योंकि हम अब जैसा आपने बताया पेशाब के माध्यम से, मतलब आप पेनिस के माध्यम से आप अंदर जा रहे हैं, तो ये रिस्की नहीं होता सर? बिल्कुल रिस्की नहीं होता है। जो हमारा जो फ्लेक्सिबल स्कोप होता है दैट इज 7.5 to 8 mm। ओके। जो आप देख सकते हैं कि पेशाब के रास्ते से जाके हम किडनी तक जा रहे हैं और ये स्कोप हमारा किडनी तक गया और वहाँ लेजर को आप तोड़ रहे हैं लेजर से। यस। दिस इज RIRS। विदाउट any external cut or bleeding we are able to break the stones with laser।
ओके, दैट्स अमेजिंग। मतलब आज के समय में इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि हम बिना चीर-फाड़ के भी बहुत ही सिंपल प्रोसीजर से बिना रिस्क के हम किडनी स्टोन रिमूव कर सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सर पता कैसे चलता है कि इन्हें किडनी में स्टोन हो गया है? मतलब कुछ ऐसे कुछ अर्ली वार्निंग साइंस या सिम्टम्स कुछ होते हैं? या जैसे पेशेंट को एकदम से कमर में दर्द होना और दर्द आगे की तरफ आता है, हाँ, पेशेंट को नौशिया लगता है या वॉमिटिंग होती है, या यूरिन में ब्लड जाना, या जलन होना या फीवर आना, ये सब सिम्टम्स है कि किडनी में स्टोन हो सकता है। ओके। उसको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास अलग मोडालिटीज है, जैसे सोनोग्राफी है और सीटी स्कैन है। उससे हम एग्जैक्ट साइज और लोकेशन पता कर सकते हैं और स्टोन का डेंसिटी कितना है वो पता कर सकते हैं। ओके। तो इससे हमको आइडिया आता है कि कौन सा सर्जरी पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगा और फेवरेबल रहेगा। अच्छा, मतलब इसमें भी डेंसिटी और साइज ये सब वेरिएशंस रहते हैं? एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर 1.5 सेंटीमीटर तक का स्टोन है किडनी में तो हम कंप्लीटली एंडोस्कोपिकली आरआईआरएस के माध्यम से उसको हम लेजर से तोड़ सकते हैं। ओके। और अगर 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर है तो हमको पीसीएनएल करना पड़ सकता है। ओके, ओके। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना है कि एक पर्टिकुलर लेवल तक के जो होता है वो मेडिसिन से स्टोन रिमूव हो जाता है। तो किस एमएम तक के स्टोन को हम मेडिसिन से रिमूव कर सकते हैं और किस एमएम के ऊपर हमें आरआईआरएस की जरूरत पड़ती है? Right. So up to 5 mm of stone, we can absolutely wait and watch and manage with medicines. We correlate that with the blood investigations, CBC, creatinine, urine protein. अगर स्टोन 5 mm से कम है तो हम मेडिसिन से ट्राई करते हैं, अगर 5 mm से ज़्यादा है तो फिर हम एडवाइस करते हैं सर्जरी। नाइस गाइस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें अभी यहाँ मिला कि अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है कि डॉक्टर ने बताया है कि 2 mm का है, 4 mm का है, 6 mm की पथरी है। तो अगर आपको स्टोन 5 mm से कम है तो आप मेडिसिन के थ्रू उसको ट्रीट कर सकते हैं, पर अगर 5 mm से ज़्यादा है तो नो डाउट फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, आगे हमें एक्शन लेना चाहिए। सर, एक आपने मुझे बताया था कि हम किडनी के माध्यम से जाते हैं पेट के साइड से और फिर उसके बाद चीरा लगा करके स्टोन तक पहुंचते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर होता होगा संभवतः। तो उस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? एक प्रोसीजर है जो पीसीएनएल है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। जो स्टोन्स 2 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा रहते हैं तो वी हैव टू गो कमर से पंक्चर करके किडनी में जाके उसको लिथोक्लास से ब्रेक करके निकालना। तो फिर ये पीसीएनएल और हमारा आरआईआरएस में क्या डिफरेंस हुआ, मेजर डिफरेंसेस? जैसे पीसीएनएल में ब्लीडिंग का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है कि हम बाहर से किडनी से पंक्चर करके हमको स्टोन तक पहुंचना पड़ता है, बट आरआईआरएस में हम कंप्लीटली एंडोस्कोपिक बिना कोई बाहर चीरा लगाए और इसमें ब्लीडिंग का रिस्क भी बहुत कम रहता है। So in patients who have stones around 1.5 centimeters, whose stone density is favorable around 1000 HU Hounsfield units, उन patients के लिए पहले के ज़माने में 1 सेंटीमीटर के स्टोन के लिए भी नहीं, बाहर से पंक्चर करके ही हमको स्टोन निकालना पड़ता था। But with the latest advancements and technology with RARS and we have the scopes, हम क्यों पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ दे और हम क्यों किडनी में बाहर से पंक्चर करके ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ाए। So we have RARS completely endoscopically जो completely स्टोन को डस्ट करके उसका इलाज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पीसीएनएल की, जो आपने बताया यहाँ से होल करके जाते हैं, और अगर मैं बात करूं आरआईआरएस की, तो दोनों में रिकवरी टाइम किसका फास्ट है और कितना जल्दी पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल पे जा सकता है? जैसे पीसीएनएल में अराउंड 2 to 3 days लगता है, आरआईआरएस में हम काफ़ी बार पेशेंट को नेक्स्ट डे एक एक्सटर्नल कैथेटर रहता है उसको निकाल के हम आफ्टरनून तक डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। सो दैट इज एन एडवांटेज, एक दिन जल्दी पेशेंट का रिकवरी हो सकता है। वेरी नाइस। और रिस्क भी इसमें ज़्यादा नहीं होता है। तो सर इसमें मतलब मैंने सुना है कई बार लोग बोलते हैं कि लेज़र के माध्यम से सर्जरी हो जाएगी और कुछ ऐसा, तो कौन से लेज़र को यूज़ किया जाता है? मतलब हम लोग के लिए तो बचपन में लेज़र का मतलब एक ही होता था, जो या तो वीडियो गेम्स में देखते थे या जो बच्चे लेजर लाइट चलाते थे। तो ये लेजर है क्या बेसिकली, और कौन कौन सी टेक्निक्स इसमें यूज होती है? इसमें मेनली 2 most common lasers which are used is holmium laser and thulium laser. In our institute we have holmium laser, the latest technology 35 watt, in which the stone का fragmentation बहुत ही आसानी से और बारीकी से fragments हो जाते हैं जो बाद में easily टूट जाते हैं। तो ये शैल्बी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, क्योंकि नो डाउट यू बिलोंग्स टू शैल्बी हॉस्पिटल, और शैल्बी हॉस्पिटल हमने सुना है कि भारत में
आधुनिकता के मामले में टॉप हॉस्पिटल्स की कैटेगरी में आता है। तो शैल्बी हॉस्पिटल में ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं? क्या सभी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं स्टोन सर्जरी को अच्छे से करने के लिए? Absolutely, we have the latest flexible URS 7.5 French, तो Okay. बहुत ही बारीक है और किडनी तक इजीली से चला जाता है। एंड वी हैव द लेटेस्ट लेजर which is holmium laser which is the best, and उससे हम स्टोन फ्रैगमेंटेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, पॉडकास्ट क्योंकि चल ही रहा है, कि कैसे मैं आपके पास तक पहुँचा। क्योंकि जब डिस्कशन चल रहा था कि यार हमें बताओ बेस्ट यूरोलॉजिस्ट कौन है, तो हमारे पास जबलपुर में कई सारे नाम आए, पर किसी एक ने बोला कि बाहर से कोई एक डॉक्टर आए हुए हैं जिन्होंने स्पेसिफिक कोर्सेज किए हुए हैं। मैं थोड़ा सा इस बारे में भी जानना चाह रहा था सर कि आपका जो एजुकेशन है बाहर से आए हुए, मतलब आपने कहाँ से आपका एजुकेशन हुआ है, यूरोलॉजी में आपने क्या ऐसे एक्सपर्टीज हासिल किए हैं? नंबर ऑफ सर्जरीज भी मैंने सुना आपने केसेस काफ़ी एडवांस केसेस उसमें किए, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। So I have done my urology training from Leelavati Hospital, Mumbai. Okay. And वहाँ पे we had the same instrumentation set what we have in Shalby. Wow. So our training is exactly the same, and the exact equipments and the laser what we have been trained, that is available in Shalby Hospital, Jabalpur. So the patient care and management जो रहता है, it is at par with any of the big cities and the big hospitals. No doubt. लीलावती मतलब मैंने सुना है टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में से एक है, तो अगर हम उससे कंपेयर कर रहे हैं तो नो डाउट एडवांसमेंट तो यहाँ पर होगा ही होगा। दैट्स अमेजिंग। सर ये तो बात हुई इलाज की, ये तो बात हुई रिस्क इसमें कम है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई सर्जरी या कोई प्रोसीजर हो और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो अगर हम PCNL जो हम किडनी के माध्यम से जाने की बात कर रहे हैं, पेट के माध्यम से बाहरी रूप से, और हम RIRS की बात करें, तो दोनों में कॉम्प्लिकेशंस किसमें ज़्यादा हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? देखिए PCNL में कॉम्प्लिकेशन, द मेन कॉम्प्लिकेशन इज ब्लीडिंग का, क्योंकि हम किडनी से जा रहे हैं और स्टोन तक पहुंच रहे हैं, तो ब्लीडिंग एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिस्क रहता है, पेशेंट को ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है। प्लस पेशेंट्स जो ब्लड थिनर्स पे रहते हैं ऑलरेडी, जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, ब्लड थिनर्स चल रहा है, एंजियोप्लास्टी हुई है, तो ब्लड थिनर्स हम बंद कर भी नहीं सकते। उन पेशेंट्स में PCNL इज अ बिग चैलेंज, इट इज रिस्कियर। देयर कम्स इन RIRS, जो कि बिना कुछ कट के हम एंडोस्कोपिकली जाके हम किडनी तक पहुंच के, तो RIRS का यही एडवांटेज है कि ब्लीडिंग का रिस्क कम है। कॉम्प्लिकेशन इज RIRS इज वन दैट एक फीवर का रिस्क है कि फीवर आ सकता है पेशेंट को, एंड अगर जो किडनी से जो पाइप आती है यूरेटर, अगर यूरेटर इज नॉट capacious, it does not allow the scope to go till the kidney, then we have to stage the procedure. अच्छा, 15 डेज तक हमको एक DJ स्टेंट जो हमने डिस्कस किया उसको रखना पड़ सकता है, उससे यूरेटर थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो 15 डेज के बाद हम किडनी तक आसानी से जा सकते हैं। अच्छा, ओके। अकॉर्डिंग टू पेशेंट, कुछ पेशेंट्स में एक बार में हो जाता है, कुछ पेशेंट्स में हमको 15 डेज वेट करके करना पड़ सकता है। बट एडवांटेज यही है कि ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ही कम है और रिकवरी फास्ट। ओके, तो इसमें दर्द की अगर मैं बात कहूँ सर, क्योंकि देखिए आम जनता तो हर एक चीज़ को दर्द से ही कोरिलेट करती है, तो जब हम RIRS में जैसा आपने बताया कि हम स्टेंट डाल करके रखते हैं, तो इसमें पेन तो नहीं होता सर? पेन बिल्कुल नहीं रहता, इनफैक्ट RIRS में कम पेन होता है PCNL से, क्योंकि हम PCNL में बाहर से स्किन को कट करके किडनी का कैप्सूल जाके फिर हम अंदर आते हैं। Okay. तो पेन वाइज क्योंकि हम RIRS में कंप्लीटली जो नॉर्मल ल्यूमेन है, हमारा जो नॉर्मल पैसेज है यूरिन का, उसमें से जाके हम स्टोन तक पहुंच रहे हैं, तो उसमें पेन के रेट्स काफ़ी कम है। और उस दौरान क्या हमें जो यूरिन बैग्स होते हैं और ट्यूब्स होता है वो लगाना पड़ता है? सिर्फ एक दिन तक कैथेटर रहता है, उसके बाद नेक्स्ट डे पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 एक्सटर्नल कैथेटर निकल जाता है, और इफ पेशेंट इज एब्सोल्युटली ओके हम डिस्चार्ज नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है, एंड फ्रॉम डे 2 ऑफ द सर्जरी ही कैन एब्सोल्युटली लिव हिज नॉर्मल लाइफ। अमेजिंग। तो सर RIRS आपने हमें बताया कि पेशाब के माध्यम से हम एक ट्यूब डाल करके पथरी को किडनी के अंदर ही तोड़ देते हैं और उसको रिमूव कर लेते हैं, पर अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझें कि RIRS होता क्या है, कैसे किया जाता है, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे क्या? एब्सोल्युटली। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट को पहले एजुकेट करना पड़ता है कि आपका ये स्टोन साइज है, कहाँ लोकेशन है, उसका डेंसिटी क्या है और कैसे हम ये सर्जरी करेंगे। सो हम सबसे पहले एक पेशाब के रास्ते से एक वायर डालते हैं किडनी में, फिर सीरियली उसको एक के बाद एक हम उसको डायलेट करते हैं, 6, 7, 8, 10, 11। फिर एक एक्सेस शीट होती है
जो अंदर किडनी में जाती है। उसके बाद एक्सेस शीट के अंदर हमारा एक फ्लेक्सिबल स्कोप जाता है जो कि 7.5 to 8 फ्रेंच का रहता है। वो पूरा दूरबीन हमारे किडनी तक जाती है। फिर लेजर से हम उसको स्टोन को तोड़ते हैं और फिर पूरा उसको डस्ट कर देते हैं। ओके, तो फिर क्या आप उसको मतलब कैसे उसको रिमूव कैसे किया जाता है? कोई सक्शन रहता है या फिर वो यूरिन से फ्लश हो जाता है? एक स्पेशल बास्केट रहता है जो उसको हम पिक करके निकालते हैं और एक नया सक्शन एक्सेस शीट है जिसको फैंस बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एंड नेविगेशन सक्शन शीट। उससे वो कंटिन्यूसली फ्रैगमेंट्स सक आउट भी होते जाते हैं और लास्ट में हम एक डीजे स्टेंट प्लेस करते हैं। ओके ओके सर, एक अच्छा पॉइंट आपने बताया डीजे स्टेंट, क्योंकि जब उस पेशेंट की सर्जरी हुई थी उसके बाद उसे डीजे स्टेंट डाला गया था। अब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि ये डीजे स्टेंट क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है और क्यों डाला जाता है, तो इसमें थोड़ा सा आप कुछ बताएंगे? सो डीजे स्टेंट का फुल फॉर्म है अ डबल जे स्टेंट। उसका एक एंड रहता है वो किडनी में रहता है और दूसरा एंड रहता है वो पेशाब की थैली में रहता है। द एडवांटेज ऑफ अ डीजे स्टेंट इज दैट व्हाटएवर स्मॉल पार्टिकल्स जो हम डस्ट करते हैं लेजर से, वो स्टेंट के अलोंग वो पूरा किडनी से लेके पेशाब की थैली में ड्रेन हो जाता है और जो भी इन्फेक्शन और स्वेलिंग और कलेक्शन रहता है वो स्टेंट के अलोंग पूरा पेशाब की थैली में ड्रेन हो जाता है। एंड आफ्टर 2 to 3 वीक्स वो लोकल एनेस्थीसिया में पेशाब के रास्ते से जाके हम वो स्टेंट को निकाल देते हैं। ओके, सो बेसिकली ये डीजे स्टेंट कहलाता है। यस। और ये अगर डला रहेगा आपके यूरेथर में या जैसा आपने बताया किडनी में, तो इससे कोई नुकसान? इससे कुछ नुकसान कुछ नहीं है, इट इज सेफ, बट सम पेशेंट्स मे डेवलप सम स्टेंट रिलेटेड सिम्टम्स लाइक फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, माइल्ड बर्निंग। उसके लिए हम मेडिसिन डिस्चार्ज पे ही देते थे ताकि पेशेंट कंफर्टेबली यूरिन पास कर सकता है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। मतलब ये सारी चीजें समझना अपने आप में, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के हजारों समस्याओं का निवारण सिर्फ एजुकेशन से ही हो जाता है। एब्सोल्युटली। Patient education, and the patient should be aware के what I will be going through the entire surgery and the post-operative care plan, which is very important. हाँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरा दोस्त तो इस वजह से ही नहीं करना चाह रहा था क्योंकि इसके दिमाग में डाउट था कि भाई सर्जरी में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन राइट नाउ इज वेरी हैप्पी, थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड। थैंक यू सर। नो डाउट एडवांसमेंट हुआ तो हम PCNL से RIRS पे आए, पर क्या RIRS में भी किसी एडवांसमेंट का स्कोप है? और आज हम देख रहे हैं कि आज का युग AI की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो क्या RIRS में भी AI का कुछ रोल आ सकता है? एब्सोल्युटली। जैसे अभी हम स्कोप्स की बात कर रहे हैं वो 7.58 फ्रेंच है। नाउ देयर आर स्कोप्स कमिंग विच आर 6.5 फ्रेंच। जो हम बात कर रहे थे कि अगर यूरेटर नैरो हुआ, हम नहीं पहुंच पाए, सो मार्केट में आने लगे हैं स्कोप्स जो 6.5 फ्रेंच स्कोप्स के हम एक ही बार में तो हम किडनी तक पहुंच के सिंगल सिटिंग में, एक सिटिंग में हम स्टोन को ब्रेक कर सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट AI इन फ्यूचर, यस प्रोबेबली विद द एडवांस टेक्नोलॉजी हमको पहले से ही प्री ऑपरेटिवली आइडिया आ जाएगा कि भाई इनका यूरेटर कैसा होगा, एक सिटिंग में होगा नहीं होगा। एंड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विल कम इनटू प्ले कि भाई स्टोन का कंपोजिशन डेंसिटी कैसा है, दैट विल हेल्प अस इन प्लानिंग द सर्जरी मोर बेटर। वेरी नाइस सर, बहुत मतलब आपने अच्छे तरीके से और बहुत ही सरलता से, मतलब मैं बता रहा हूँ उस वक्त जब मैं अपने फ्रेंड को देख रहा था तड़पते हुए, तो मैं अपने आप, क्योंकि दोस्त है, दोस्त के लिए तो ऑब्वियसली फीलिंग्स होती है, तो मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन द वे यू डिड द सर्जरी इट वाज रियली रिमार्केबल, कमेंडेबल। और आज आपने जितनी सरलता से सारी चीज़ों के जवाब दिए हैं, मुझे लगता है कि आम जनता को भी काफ़ी सारे डाउट्स होंगे जो क्लियर हो चुके हैं। पर फिर भी जाने से पहले जो मैं अपने हर कंसल्टेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वही क्वेश्चन आपके लिए भी है सर, कि हमारे व्यूअर्स को जो पथरी, किडनी की समस्या से परेशान है, कोई एक सलाह। जस्ट वन एडवाइस, कीप हाइड्रेशन एज द प्राइमरी एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप रेगुलरली, आप हर 1-1.5 घंटे में 1-1 गिलास पानी पीते रहिए। किडनीज को फ्लश होना बहुत ज़रूरी है, जो सॉल्ट्स और सल्यूट्स बन रहे हैं उसको निकलना बहुत ज़रूरी है। एक लंबा गैप नहीं होना चाहिए जो अपना नॉर्मल हाइड्रेशन है, जैसे हम 4-5 घंटा एक काम में लग गए और भूल गए, दैट शुड नॉट हैपन। रेगुलर वाटर इनटेक इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और अगर आपको कोई सिम्टम अगर होते हैं कि कमर दर्द, नोशिया, वॉमिटिंग, यूरिन में ब्लड या फीवर, सो प्लीज गेट योरसेल्फ चेक्ड एंड इवैल्यूएटेड एंड we are at your service at all times. That's so nice of you sir, thank you so much। तो जैसा सर ने बोला कि अगर आपको नोसिया हो रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, या आपको
कमर से लेकर के पेट की तरफ दर्द आ रहा है तो इसको इग्नोर ना करें, तुरंत अपने कंसल्टेंट से मिले, नो डाउट। और डॉक्टर ईशान मर्चेंट हमारे साथ हमेशा उपलब्ध है शालवी हॉस्पिटल में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे बीच में हमारे साथ हमारे आज के कंसल्टेंट डॉक्टर ईशान मर्चेंट, जो हमें बता रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पथरी, किडनी स्टोन के बारे में, जिसमें IRIRS किस तरीके से फ्रूटफुल हो सकता है। अगर आपके दिमाग में और कुछ क्वेश्चन आता है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम पूछेंगे डॉक्टर ईशान मर्चेंट से और आपके जवाब पहुंचाएंगे आप तक। अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक है तो आप हमें तुरंत कमेंट करके बताएं कि इस टॉपिक पे आप हमें जानकारी दें, हम निश्चित उसका वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ शालवी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, नमस्कार।